राजा चंदूमल एक नंबर के आलसी थे। उनके आलसीपन से रानी ही नहीं, पूरा दरबार, पूरी प्रजा परेशान थी। रोज सवेरे उन्हें उठाना जो पड़ता था। उठिए महाराज, उठिए, सवेरा हो गया है। इतनी जल्दी सवेरा हो गया? अरे अभी अभी तो लेटा था। दरबार का समय हो रहा है महाराज। क्या आज दरबार जाना जरूरी है? नहीं जाएंगे तो फरियादियों का क्या होगा? फरियादी? क्या आज भी फरियाद सुनना जरूरी है? हाँ, जरूरी है। वे आलस्य से चलते हुए दरबार में पहुंचते हैं। महाराज की जय हो। क्या कहा? महाराज की जय हो। हो जाएगी यार, इतनी जल्दी क्या है? अरे सुनाओ भाई, आज क्या नई फरियाद है? महाराज, मैं तो सोच रहा हूँ आज की फरियाद कल पर छोड़ देते हैं। अरे तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। खजांची। जी महाराज। इसने मेरे मन की बात कही है। इसकी दोनों मुट्ठियाँ अशर्फियों से भर दी जाएं। कल भर देंगे महाराज, इतनी जल्दी क्या है? अरे तुमने भी हमारे मुंह की बात छीन ली। खजांची, इनकी चारों मुट्ठियाँ अशर्फियों से भर दी जाएं। किंतु महाराज, इनके पास तो 2 ही मुट्ठियाँ हैं। अरे तो इतनी जल्दी क्या है? 2 खाली होने के बाद भर देना। तो आज का दरबार यहीं बर्खास्त किया जाता है। किंतु महाराज, हमारी फरियाद कहाँ भागी जा रही है? तुम्हारे मन में ही है ना? कल सुन लेंगे। तक लिया, हमें थोड़ी नींद आ रही है। तो शयन कक्ष में चले महाराज। अरे अब शयन कक्ष तक कौन जाएगा? यही थोड़ी झपकी मार लेता हूँ। हे भगवान, इनके आलसीपन की भी हद है। फिर सो गए। क्या बताऊं महारानी, दरबार में जो भी आलसीपना की बात करता है उसकी मुट्ठियां अशर्फियों से भर देते हैं। अगर ऐसे ही 10-20 और आलसी दरबार में आ गए तो। सुनकर रानी टेंशन में आ जाती है। दूसरे दिन दरबार लगने से पहले वो राजा को सोते से उठाने जाती है तो कहती है, महाराज, मैं सोच रही हूँ, आप तो राजा हैं, आपका चल जाता है। आपके दरबार के आलसियों से भी खुश होकर आप उनकी मुट्ठी अशर्फियों से भर देते हैं। पर बेचारी प्रजा में जो आपके जैसे आलसी हैं, उनका क्या? अरे हाँ, उनके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन मैंने सोचा है महाराज, अगर आप वो कर दो तो प्रजा के सारे आलसियों का भला हो जाए। जल्दी कहो, क्या सोचा है? मैंने सोचा है राज्य में आलसियों का आश्रम बना दिया जाए और प्रजा में ऐलान कर दिया जाए कि जितने भी आलसी हैं वे उस आश्रम में आकर रह सकते हैं। इससे सारे आलसियों में आपका गुणगान भी होगा और उनकी जिंदगी भी संवर जाएगी। और राजा के कहने पर राज्य में आलसियों का आश्रम बना दिया जाता है। उनके ऐलान करते ही रातों रात पूरा आश्रम आलसियों से भर जाता है। तभी राजा अपनी रानी और सेनापति के साथ आश्रम का चक्कर लगाने आते हैं। वाह, तो ये है आलसियों का आश्रम और ये है मेरे प्यारे आलसी। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। खुश रहो, खुश रहो, खाओ पियो, मस्त रहो। अब महाराज काफी खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद रानी राजा से कहती है, महाराज, आलसियों का आश्रम तो आपने बनवा दिया, हमारा शयन कक्ष भी बनवा दो। पर्दे पुराने हो गए हैं, नया लगवा दो। दीवारों का रंग भी उखड़ गया है, नई रंगाई करवा दो। जरूर महारानी, जरूर। ये कोई बड़ी बात है? अरे सेनापति से कह देती, अब तक वे करवा देते। सेनापति से कई बार कह चुकी हूँ, आज तक उन्होंने नहीं करवाया। क्या? उनकी इतनी हिम्मत? सर कलम कर देंगे हम उनका, जो हमारी महारानी की नहीं सुनेगा। सेनापति। जी महाराज। हमारी महारानी ने कहा था शयन कक्ष के पर्दे नए बनवा दो, दीवारों का रंग उखड़ गया है, रंगाई करवा दो। ये तो तुम्हें बिना बोले करवाना चाहिए था। अगर राजा रानी का शयन कक्ष गड़बड़ है तो उसे सजाने संवारने का हुक्म बिना बोले ही दे दो। और तुमने बोलने के बाद भी नहीं किया। मैंने तो पूरी प्रजा में ऐलान कर दिया था महाराज, पर कोई मजदूर आया ही नहीं। सारे मजदूर आलसियों के आश्रम में पड़े हैं। तो पड़ोसी राज्य के मजदूरों को बुलाओ, उन्हें मुंह मांगा पैसा दो, मगर हमारी महारानी के आदेश का पालन होना चाहिए। महाराज, पड़ोसी राज्य के मजदूर काफी पैसा मांगते हैं और अब हमारे दान कोष में इतना पैसा नहीं है। सारा धन आलसियों के आश्रम में खिलाने पिलाने और रख रखाव में खर्च हो रहा है। प्रजा में कोई काम करने वाला बचा ही नहीं है कि महसूल वगैरह से धन की कमाई हो सके। क्यों? तो क्या करें?
बेचारे आलसियों को तो हम आश्रम से भगा नहीं सकते। महारानी, तुम्हारे पिताश्री अर्थात हमारे ससुर टुंगटुंग देश के राजा हैं। उनके पास काफी धन है, उन्हें धन भेजने का संदेश भेजो। रानी अपने पिता को संदेश भेजती है और दूसरे ही दिन उनका जवाब आ जाता है। बेटी, जुग जुग जियो, तुम्हारा संदेश मिला। पर अगर मैं इस तरह धन भेजूंगा तो वो फिर खत्म हो जाएगा, फिर भेजूंगा फिर खत्म हो जाएगा। बार बार धन खत्म करने से तो इस समस्या को ही खत्म कर दो। समस्या का समाधान मैं नीचे लिख रहा हूँ। समाधान मैंने पढ़ लिया है महारानी साहिबा, आप भी पढ़ लीजिए। पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, समाधान अमल में लाया जाए। हमेशा की तरह अपनी जय जयकार सुनने के लिए राजा आलसियों के आश्रम के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं पूरा आश्रम धू धू कर आग की लपटों से जल रहा है। सारे आलसी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। कोई छत पर चढ़कर कूद पड़ता है, कोई खिड़की से कूद जाता है, कोई दरवाजा तोड़कर भागता है तो कोई पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचाता है, एक तो कुएं में कूद जाता है। तभी वे देखते हैं एक कमरे में पड़े दो आलसी आपस में बातें कर रहे हैं। अरे यार, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। लगता है कहीं कुछ जल रहा है। देख तो यार। अबे कौन उठे यार, तू ही देख ले। अरे नहीं यार, मेरा भी उठने का मन नहीं कर रहा, पीठ में गर्मी लग रही है। मेरी भी पीठ में गर्मी लग रही थी, मैंने करवट ले ली, तू भी करवट ले ले भाई। हाँ, अब पीठ में गर्मी नहीं लग रही। अब पर यार, अब कंधे में गर्मी लग रही है। मुझे नहीं लग रही, जब लगेगी तब देखेंगे। यार लगता है आश्रम में आग लग गई है, लोग भाग रहे हैं। अरे भागने दे, अपने कमरे में थोड़ी ना लगी है, अपने कमरे में जब लगेगी तब देखेंगे, आराम कर यार। महाराज, ये दोनों ही असली आलसी हैं, बाकी सब मुफ्तखोर थे। ऐसे मुफ्तखोरों की वजह से ही आज आप और प्रजा संकट में पड़ी है। न राजकोष में धन है, न शयन कक्ष में सजावट। कमाल है, कैसे इंसान है ये। सुनते ही राजा ऐलान करते हैं, सेनापति, आज से ये आलसियों का आश्रम बंद कीजिए, क्योंकि पूरी प्रजा में सिर्फ दो ही आलसी हैं। उन दोनों को मेरे दरबार में आराम से रहने, खाने और सोने का काम दिया जाए। इन दोनों के अलावा अब तक जितने भी लोग इस आश्रम में रहकर आलसियों के नाम पर मुफ्त में खाना खाए हैं, उन सभी को अब तक का पूरा खर्च भुगतान करने का हुक्म जारी करो, क्योंकि वे आलसी नहीं थे और भुगतान न करने पर उन्हें कारागार में डाल दिया जाए। इस ऐलान के बाद से पूरी प्रजा में 3 ही आलसी रह जाते हैं, वे दोनों और तीसरे राजा चंदूमल। इतनी मेहनत करने वालों के बीच रहकर धीरे धीरे राजा और वे दोनों आलसी भी सुधर जाते हैं और पूरी प्रजा खुशहाल हो जाती है। छतरपुर गांव के एक छोटे व्यापारी लल्लन ने अपने यहाँ गाय, बकरी, कुत्ता और गधा पाल रखा है। इन सब के बीच गधा एक नंबर का आलसी है। उसे काम करने के बजाय फालतू की बातें करना, बढ़ाई मारना और फालतू में घूमना पसंद है। वो इतना आलसी है कि सामने पड़े चारे तक भी जाना नहीं चाहता। बकरी से कहता है, बकरी बहन, जरा चारा यहाँ खिसका दो ना, अब कौन उठे। ओफो गधे भैया, आप इतने आलसी क्यों हैं? इतना आलसी है, फिर भी हम में से सबसे ज्यादा काम इसे ही करना पड़ता है। हाँ, हमारे मालिक इसकी पीठ पर नमक की बोरी लाद कर ले जाते हैं। गांव के नदी का पुल पार करके शहर पहुंचते हैं, नमक बेचते हैं और शाम को वापस आते हैं। अबे गधे कहीं के, अभी तक चर ही रहा है, कितना चरेगा? अब तेरे चरने के नहीं, चलने का टाइम है। चल, रात भर बारिश हुई है, इससे पहले कि फिर बारिश हो हमें शहर पहुंच जाना है। मालिक हमेशा की तरह गधे की पीठ पर नमक की 3-4 बोरी लादकर शहर की ओर चल देता है। वो नदी के पुल पर पहुंचते हैं। पूरी रात बारिश होने की वजह से गीले पुल को जैसे ही वो पार करना चाहते हैं, अचानक गधे का पांव फिसलता है और वो नदी में गिरता है, पानी में तड़पने लगता है, ढेंचू ढेंचू करने लगता है। घबरा मत मेरे गधे, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, चल घर वापस चलते हैं। गधे को इतनी जल्दी वापस आ गया देख बाकी जानवर पूछते हैं, अरे गधे भाई, आज तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए?
अरे यार, रात भर बारिश हुई थी ना, मैंने मालिक से कह दिया था आज काम का मूड नहीं है, वापस चलो वरना दुलत्ती मारकर दांत तोड़ दूंगा। मालिक डर गया और वापस आ गया। अरे वाह, तब तो तुम जब चाहो मालिक को धमकी देकर वापस आ सकते हो। काश ऐसा होता तो मैं रोज ही धमकी देकर वापस आ जाता। आज आप जल्दी क्यों आ गए? क्या करूं, गधा नदी में गिर गया, सारा नमक पानी में पिघल गया तो शहर जाके क्या बेचता, वापस आना पड़ा। अगर ये बात है तब तो मैं रोज ही वापस आ सकता हूँ। और दूसरे दिन मालिक फिर उसकी पीठ पर नमक की बोरी लादकर शहर जाने के लिए जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ता है, गधा सोचता है, यही मौका है, नदी में गिरने के बहाने कूद जाता हूँ। नमक पिघल जाएगा तो मालिक मुझे वापस घर ले जाएगा। घबरा मत मेरे गधे, मैं आ रहा हूँ। अरे यार, आज फिर घर वापस जाना पड़ेगा। घर आने पर बरामदे में फिर सारे जानवर पूछते हैं तो कल की तरह वो फिर बड़ाई मारता है। वही यार, आज फिर मोड़ नहीं हुआ। मैंने मालिक को दुलत्ती मारकर दांत तोड़ने की धमकी दी, बस वो मुझे वापस लेकर आ गया। अब तो मालिक मेरे कहने में चलता है। कल से मैं रोज उसे आधे रास्ते में ले जाकर धमकी दूंगा और वापस आ जाया करूंगा। वाह यार, तुम्हारे तो मजे हैं। और सचमुच गधे के मजे हो जाते हैं। उसे ये बढ़िया आइडिया मिल गया था। वो रोज नदी के पुल पर जाते ही पैर फिसलने के बहाने नदी में गिरता तो उसके ऊपर रखा नमक पिघल जाता। मालिक नदी में कूदकर उसे बचाता और वापस घर लौटाता। एक दिन घर आकर मालिक देखता है कि गाय, बकरी, कुत्ता गधे की सेवा में लगे हैं। ये लो गधे भैया, रस भरा चारा खाओ। खाने के बाद पानी पीना गधे भैया। रख दो। क्या बात है, आजकल बड़ी सेवा कर रहे हो मेरी। चलो, यही तो मैं चाहता था। सेवा तो करनी ही पड़ेगी गधे भाई। अरे जब आपकी दुलत्ती की धमकी से मालिक जैसे इंसान डर गया तो हम क्या चीज हैं? क्यों बकरी? जी गाय बहन। ओह, इसका मतलब ये आलसी गधा जानबूझकर नदी में गिरता है। इसकी चालाकी समझ गया मैं। काम ना करना पड़े इसलिए नदी में गिरकर नमक पिघला देता है और मुझे वापस आना पड़ता है। ठीक है बे गधे, कल तुझे मजा चखाता हूँ। और दूसरे दिन मालिक बड़ी ही चालाकी से नमक के बजाय चूने की बोरी उसके ऊपर लाद देता है। पुल पर पहुंचते ही जैसे ही गिरने के बहाने गधा नदी में कूदता है, बोरी पानी में भीगते ही चूना जलने लगता है और उसकी पूरी पीठ पर आग सी लगती है। अरे ये बचाने क्यों नहीं आ रहा? अब क्या मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी? और फिर चीखता हुआ किनारे की तरफ भागता है। किनारे पहुंचते ही मालिक उसे पकड़कर घर ले आता है। क्या बात है गधे भाई, आज तुम बड़ी जल्दी शहर जाकर आ गए। अरे गाय बहन, शहर तो मैं गया ही नहीं। फिर इतने थके थके क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं बकरी बहन, आज मैं नदी के पुल से पानी में गिरा तो मेरी पीठ जलने लगी। रोज गिरता था तो ऐसा नहीं होता था, आज पता नहीं कैसे जलने लगा। हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मगर दूसरे दिन भी जब गधा फिसलने के बहाने नदी में कूदता है तो आज उसकी पीठ कुछ ज्यादा ही जलती है। वो दर्द से चीखता है। आलसी गधे, मैं समझ गया हूँ तेरी चाल। आज तेरी पीठ पर सिर्फ चूना ही रखा था। गधा दर्द से चीखता हुआ बाहर आता है। उसके किनारे आते ही मालिक आकर उसे कान से पकड़ता है। कब तक वापस घर जाएंगे? बारिश तो 4 महीने रहेगी। 4 महीने तक फिसलता रहेगा तो मेरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। चल, आज शहर जाकर ही आते हैं। और उस दिन मालिक पूरे दिन गधे को शहर में घुमा घुमा कर इतने दिनों के आराम का बदला ले लेता है। गधा भी सोचता है, बाप रे,
अगर आज थोड़ी देर और आलस करके पानी में रहता तो मैं मर ही जाता। आज एक बात मेरी समझ में आ गई है, इंसान हो या जानवर, उसे आलसी नहीं होना चाहिए, वरना आलस की वजह से वो पानी में ही नहीं शमशान में भी जल सकता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले सोनू की बचपन से ही अमीर बनने की इच्छा थी। तब माँ ने भी कह दिया था कि हाँ, एक दिन मेरा राजा बेटा राजा बनेगा। पर आज वो जवान हो गया था और जंगल से लकड़ी काटकर गांव के बाजार में बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट भरने जितना ही कमा पाता। मगर आज भी उसके मुंह से एक दिन अमीर बनूंगा जरूर निकलता। पर अब माँ ने उससे कहना बंद कर दिया था। बेटा, जब तू छोटा था तो मैं कहा करती थी, हाँ, एक दिन मेरा राजा बेटा जरूर अमीर बनेगा। पर अब नहीं कह सकती। जंगल से तू लकड़ियाँ काटकर लाकर बाजार में बेचकर मुश्किल से तू तेरा और मेरा पेट भरने जितना कमा पाता है, अमीर कैसे बनेगा? ये सपने देखना छोड़ दे। एक दिन ऐसे ही अपनी अमीर बनने की सोच में वो जंगल में बहुत दूर निकल जाता है, जहाँ जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता था। वहाँ जाकर उसे प्यास लगती है। वो वहीं मौजूद एक कुएं पर पानी पीने जाता है। कुएं पर अपनी कुल्हाड़ी रखकर बंधे कमंडल को कुएं में डालना चाहता है। तभी उसके धक्के से कुल्हाड़ी कुएं में गिर जाती है। वो रोने लगता है। ये क्या हो गया? जैसे तैसे मैं अपना और अपनी माँ का पेट भर पाता हूँ, अब मैं नई कुल्हाड़ी कहाँ से लाऊंगा? ये लो बेटा, तुम्हारी कुल्हाड़ी। मैं गरीब जरूर हूँ, पर बेईमान नहीं। ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने के जैसी है। मेरी तो लोहे की थी। ये तुम्हारी ही कुल्हाड़ी है। ये कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है, ये एक जादुई कुआं है। पर यहाँ कोई इंसान नहीं आता, इसलिए इसके बारे में किसी को नहीं पता। जादुई कुआं मतलब इस कुएं में जो भी चीज एक बार गिरती है वो इसके ऑपोजिट साइड में बदल जाती है। जैसे लोहा सोना बन जाता है और सोना लोहा बन जाता है। नर नारी बन जाता है, नारी नर बन जाती है। इसीलिए तुम्हारी ये लोहे की कुल्हाड़ी सोने की बन गई है। ले जाओ इसे। सुनकर वो कुल्हाड़ी ले लेता है। उसके कुल्हाड़ी लेते ही देवी कुएं में गायब हो जाती हैं। सोनू घर आकर माँ को ये बात बताता है तो माँ को यकीन नहीं आता है। कसम देकर पूछती है, मेरी कसम खा के सच सच बोल, तू हमेशा अमीर बनने की बात करता था, कहीं से चुरा कर तो नहीं लाया? माँ, मैं गरीब रह लूंगा पर चोरी नहीं करूंगा। ठीक है, मैं यकीन कर लेती हूँ। एक काम कर, फिलहाल इसे छुपा दे। कहीं किसी की नजर इस पे पड़ गई तो इतना सोना देखकर वो हमारी जान के भी दुश्मन बन सकता है। पर इसे छुपा देंगे तो खाएंगे क्या? आज तो मैं लकड़ी भी नहीं ला पाया और अभी इस कुल्हाड़ी को किसी सुनार को बेच भी नहीं सकते। हाँ, नहीं बेच सकते बेटा, वरना गांव में चर्चा हो गया तो। ठीक है माँ, मैं कुछ खाने का जुगाड़ करके आता हूँ। सोनू बाहर जाता है तो देखता है गांव का मुखिया दो बैलों को देखकर परेशान है। पूछने पर वो बताता है, क्या बताऊँ सोनू बेटा, मैं एक गाय और एक बैल लेने शहर गया था। बेचने वाले ने बेवकूफ बना दिया। आते वक्त मैंने देखा नहीं और उसने ट्रक में चुपचाप दोनों बैल चढ़ा दिए। मैं वापस करने गया तो लेने से मना कर दिया। अब इतना पैसा भी नहीं है कि मैं गाय ला सकूं और तुम्हारी मुखियाइन काकी है कि भड़की हुई है, उसे घर में अपनी गाय का ही दूध चाहिए। मुखिया काका, लाओ, मैं इस बैल वाले को बैल देकर गाय ले आता हूँ। मैंने काफी कोशिश की, वो देने को तैयार ही नहीं। कहता है और पैसा दो, और पैसा दो। वो मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता है। मैं बैल के बदले आपको गाय लाकर दूंगा, आप दो तो सही। सुनकर मुखिया उसे एक बैल दे देता है। सोनू बैल लेकर जंगल में उसी कुएं के पास जाता है। बैल को चारों तरफ से रस्सी से बांधकर उसे कुएं में धकेल देता है। बैल छपाक से कुएं में जाकर गिरता है। एक डुबकी लगाते ही वो उसे जल्दी जल्दी ऊपर खींच लेता है। देखता है अब वो बैल गाय बन गई है। वो उसे लेकर मुखिया को सौंप देता है। कमाल है, उसने तुम्हें कैसे दे दिया? मैंने बहुत मिन्नतें की उसे, कहा
बेईमानी करने से ऐसा पाप लगता है, वैसा पाप लगता है। सुनकर वो डर गया और दे दिया। वाह बेटा, ये लो, मेरी तरफ से तुम्हें 100 रुपए इनाम। मुखिया से मिले इनाम से सोनू अपने और अपनी माँ के लिए खाने का सामान ले जाता है। माँ उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। बेटा, मुझे इस मुखिया का ही तो डर था। अब तूने इसकी मदद की है तो वो तेरे खिलाफ नहीं जाएगा। चलकर ये सोने की कुल्हाड़ी बेचकर पैसा ले आते हैं। और वे सोने की कुल्हाड़ी बेचकर काफी पैसा ले आते हैं। अब सोनू हर बार जंगल में लकड़ी काटने के बहाने जाता और कुछ न कुछ लोहे की चीज को सोना बनाकर ले आता। धीरे धीरे उसके पास इतना पैसा हो जाता है कि वो न सिर्फ गांव वालों की मदद करने लगता है, बल्कि मुखिया को भी जरूरत पड़ने पर पैसे देता है। मुखिया पूछता भी है, सोनू बेटा, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? मुखिया काका, मेरी ईमानदारी से खुश होकर एक देवी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है। अगर मैं उसके बारे में पूरा बता दूंगा तो जितना मैंने आज तक आपको और गांव वालों को दिया है सब वापस चला जाएगा। इससे तो अच्छा है आप लोग मुझसे कुछ मत पूछो, मैं पूरे गांव की मदद करता रहूंगा। सुनकर मुखिया मान जाता है। कुछ दिनों बाद सोनू मुखिया और गांव वालों से कहता है, मुखिया काका और मेरे गांव वासियों, मैं उसी देवी माँ की तपस्या करने के लिए एकांत चाहता हूँ। इसीलिए मैंने जंगल में अपना बंगला बनाने का सोचा है। अरे बेटा, तुम जंगल चले जाओगे तो हम गरीब गांव वालों को भूल जाओगे। नहीं दादा, आप लोग किसी भी समय किसी भी जरूरत के लिए मेरे घर पर आ सकते हैं। सुनकर मुखिया और पूरे गांव वाले खुश हो जाते हैं और सोनू बड़ी ही चालाकी से जंगल में उसी कुएं के चारों तरफ ऐसा बंगला बनाता है कि कुआं उसके बंगले के अंदर आ जाता है। वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छा बंगलो है। हाँ माँ, पर आज नहीं तो कल कोई भी गांव वाला इस तरफ आ सकता है। वो यहाँ ना आए इसके लिए मुझे उनके लिए इतना कुछ कर देना है कि उनके यहाँ आने तक की जरूरत ही ना पड़े। ऐसा तू क्या करेगा बेटा? आप देखो तो सही। और धीरे धीरे सोनू बड़ी ही चालाकी से हर घर में लगे लोहे के खम्भों को, लोहे के दरवाजे, खिड़की को उसे सोने में बदल देता है। मुखिया और गांव वाले भी हमेशा उसकी रक्षा करने में लगे रहते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव सोने का बन जाता है और उस छोटे से कस्बे का नाम सोनपुर गांव हो जाता है, जहाँ के लोग अब सोनू को अपने गांव का राजा बना देते हैं। उसे इतना अमीर बन गया देख माँ बहुत ही इमोशनल होकर कहती है, आखिर तेरी बचपन की इच्छा तूने पूरी कर ली। मेरा राजा बेटा सचमुच का राजा बन गया है। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी बेटा, पर आज एक माँ को अपने बेटे से ये सबक मिला है कि इंसान को कभी भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। एक दिन उसकी सारी उम्मीद जरूर पूरी होती है। धन्नू के गांव का सरपंच गांव में किसी को भी गहने रुपए के साथ देखता तो उसे धमकाकर छीन लेता है। एक दिन वो धन्नू की बीवी के भी गहने छीन लेता है, तो रात को धन्नू उसके घर गहने चुराने पहुंच जाता है। जहां सरपंच के घर से गहने चुराकर भागते कुछ लुटेरे के हाथ में अपनी बीवी के गहने देख धन्नू उनका पीछा करता हुआ उनकी गुफा में पहुंच जाता है और चुपचाप अपनी बीवी के गहने लेकर भागना ही चाहता है कि वे देख लेते हैं। धन्नू बीवी के गहने फेंककर अपनी जान बचाकर भागता हुआ एक साधु के आश्रम में घुसकर वहां पड़ा एक कंबल ओढ़कर वो अंधेरे में छुपकर अपनी जान बचाता है। कुछ देर बाद साधु आकर उससे पूछता है। उसकी आप बीती सुनकर साधु सरप्राइज हो जाता है। अरे कमाल है, बीवी के गहने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गए। मेरी बीवी जान से बढ़कर है बाबा, पर इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं अपनी मुन्नी को गहने नहीं दे पाऊंगा। अब दोबारा वहाँ जा भी नहीं सकता। अब की बार तो बच गया, आगे नहीं बच पाऊंगा। बच जाओगे, जिस कालीन ने तुम्हें अभी बचाया है वो ही तुम्हें आगे भी बचाएगा। कालीन बचाएगा? पर कैसे बाबा? देखो, हम तपस्वी ऊंची ऊंची पहाड़ी पर जाकर एकांत में ध्यान करते हैं। ऊंची पहाड़ी पर जाने के लिए मैंने अपनी तपस्या से ये उड़ने वाला कालीन पैदा किया है। तुम इस कालीन पर सवार होकर अपनी बीवी के गहने लेकर उड़ते हुए गांव पहुंच सकते हो। वो लुटेरे तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। सच साधु महाराज? तो क्या मेरी मुन्नी को गहने मिल जाएंगे? हाँ, तुम इस कालीन पर सवार होकर कहो, ए मेरे कालीन उड़ जा। हे कालीन उड़ जा।
अरे हाँ साधु महाराज, ये तो उड़ रहा है। जाओ अपना काम करो, मुझे जरूरत लगेगी तो ये कालीन अपने आप मेरे पास आ जाएगा। हे कालीन, मुझे उस गुफा में ले चल, मैं मेरी मुन्नी के गहने वापस लेना चाहता हूँ। ओह, ये गहरी नींद में सो रहे हैं, मुझे मेरी मुन्नी के गहने ले लेने चाहिए। अरे ये तो हमारी तिवारी काकी के गहने हैं, इसे भी ले चलता हूँ, काकी खुश हो जाएगी। बेचारी कितनी रोई थी जब सरपंच ने उससे ये छीन लिए थे। बाकी भी मेरे ही गांव वालों के गहने हैं, क्यों ना सब ले चलो। अरे ये तो वही आदमी है, पकड़ो इसे। सरदार, ये कुदरत का कौन सा करिश्मा था? रो मत बहू, धन्नू बेटा को सरपंच और उसके आदमी कुछ नहीं किए होंगे, वो आता ही होगा। मैंने पहले ही उन्हें कहा था पर वो नहीं माने। मुझे तो लगता है सरपंच और उसके आदमियों ने हे ऊपर वाले, मेरे पति की रक्षा करना। अरे वो देखो काकी। अरे ये तो हमारा धन्नू है, ये उड़ कैसे रहा है? धन्नू! तिवारी काकी, मैं आपको ही याद कर रहा था, ये लीजिए आपके गहने। अरे वाह, मेरे गहने, सोचा नहीं था कि कभी मिल जाएगा। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अरे मेरे गहने? वो भी है, ये देखो। और भैया, दादा, काका, आप सब लोग भी गहने लो। ये आप लोगों के हो या ना हो, ले लो ले लो। अरे ये लो, अरे लो ना। अब तो पूरा गांव धन्नू के इस काम से खुश हो जाता है। अब तक दुखी बैठे पूरे गांव के लिए धन्नू दूसरी रात, फिर तीसरी रात, फिर चौथी रात, हर रात वो उड़ता हुआ उस गुफा में पहुंचता है और उस दिन के लूट कर लाए सारे गहने कालीन पर डालता है और उड़ता हुआ आकर पूरे गांव पर लुटाता है। अब तो पूरा गांव गहने पहनकर घूमने लगता है। सरपंच को पता चलता है तो हमेशा की तरह उनके गहने उतारने वाला आता है। उतारो गहने उतारो, औकात दो कौड़ी की नहीं, गहने हजारों के, लाओ इधर। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे। नहीं देंगे तो हम तुझे देंगे, 2 लाठी और 2 लात। लात नहीं, हाथ। गहने की तरह तुम्हें भी लुटा दूंगा सरपंच, छोड़ो। अरे नहीं नहीं, मुझे मत छोड़ना, मुझे मत छोड़ना, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ। तो आइंदा से गांव वालों के गहने पैसे लूटोगे? अरे अरे नहीं लूटूंगा, नहीं लूटूंगा, उल्टा जरूरत पड़ी तो उन्हें और दूंगा। ठीक है, आज माफ कर देता हूँ। सरदार, वो रहा वो आदमी जो हमारा माल लूट कर उड़ जाता है। अब नहीं उड़ेगा, तलवार से उसकी गर्दन उड़ेगी। ऐ मेरे जादुई कालीन, इन सबको उड़ा कर ले चलो। ऐ मेरे जादुई कालीन, चलो। अरे पागल हो गया क्या लड़के, गिर जाएंगे। हाँ, हमें छोड़ दो। अरे जो कहोगे करेंगे, छोड़ दो हमें। वैसे भी अब तुम अपनी मर्जी का नहीं करोगे। ये लो, तुम्हें छोड़ने की जगह आ गई, जाओ। तुम्हारी असली जगह गुफा नहीं, ये है। वाह धन्नू बेटे, 20 सालों से जिन लुटेरों की तलाश थी, तुमने आज उसे पकड़वा ही दिया। हाँ थानेदार साहेब, कितने ही सालों तक पापी बचते रहे, एक दिन उसका अंत तो होना ही था, वो हो गया। चलता हूँ। साधु महाराज को भी ये कालीन वापस करना है। और वो कालीन पर बैठकर साधु महाराज के पास पहुंचता है तो साधु कहता है, मैंने तो कहा था जब मुझे जरूरत होगी कालीन मेरे पास अपने आप ही आ जाएगा, फिर भी तुम देने आ गए। हाँ साधु महाराज, इससे जिन्हें सबक सिखाना था सिखा दिया, अब आप इसे अपनी सेवा में रखिए। जब कभी फिर किसी पापी को सजा देनी होगी, मैं इस जादुई कालीन को जरूर ले जाऊंगा। रनकपुर में रहने वाली बेचारी गरीब सुनीति के पास पहनने के लिए एक ही साड़ी थी, जिसे वो जैसे तैसे कई दिनों तक पहनती थी। जब बहुत ही गंदी हो जाती तो उसे धो डालती। उस दिन वो घर में पड़ी चीथड़ा हुई साड़ी पहनकर अपनी साड़ी के सूखने का इंतजार करती। सूखते ही फिर उसे ही पहन लेती। रनकपुर की फैशनेबल औरतें लीना और सुषमा उसका मजाक उड़ाती। वाह सुनीति, आज फिर तूने कल जैसी ही साड़ी पहनी है। सच सच बता, तेरे पास ऐसी साड़ियों के कितने सेट हैं? हाँ? वही तो, ऐसा लगता है जैसे कोई सरकारी कर्मचारी हो जो रोज एक ही वर्दी पहनकर आती है। उनके मजाक सुनकर उसे बहुत दुख होता। एक दिन सोसाइटी में माता का जगराता होता है। लीना और सुषमा मिलकर प्लान करते हैं। अरे सुषमा सुन, आज रात सुनीति को जगराते के लिए सोसाइटी में बुलाएंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। तुझे पता है ना, पिछले 3 साल से वो एक ही साड़ी पहन के आ रही है।
कैसे लोग हैं माँ, पूजा के बहाने हम गरीब औरतों को साड़ी का मजाक उड़ाने के लिए बुलाते हैं। अच्छा हुआ आपने पहले ही मुझे बता दिया। माँ जी, अब अपमान सहन करने में मुझे उतना दुख नहीं होगा, मैं सह लूंगी माँ, अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है। और वो अपनी उसी पुरानी साड़ी को जरा सलीके से पहनकर रात को सोसाइटी के जगराते में जाती है। उसे दूर से ही उसी साड़ी में आती देख लीना और सुषमा आपस में मजाक करती हैं। देख, वो आ गई, मैं पहले उससे मिलूंगी। एक तरफ बैठे लोगों में मैं उसका मजाक उड़ाऊंगी और फिर तू दूसरी तरफ बैठे लोगों के पास उससे बुलाना। और समझ गई ना? हाँ? अरे, तुमने ये साड़ी कब खरीदी? आपको तो पता है, इस साड़ी को 6 साल हो गए। 6 साल? पर आज से पहले तो मैंने ये साड़ी कभी नहीं देखी। मैंने तो आज के जगराता के लिए कल ही रात को खरीदी। तुमने भी आज के जगराते के लिए रात को खरीदी? सुनकर सुनीति कुछ कहना चाहती है, तभी उसकी नजर अपनी साड़ी पर पड़ती है तो वो खुद सरप्राइज हो जाती है। उसकी साड़ी बिल्कुल लीना की साड़ी से मैच करती साड़ी है। वो चौंकती है कि ये कैसे हो गया। वाह, तुमने तो बिल्कुल मेरी जैसी साड़ी खरीदी है। ऐसा लगता है जैसे दोनों एक ही थान से काटकर 2 की गई है। मेरी साड़ी तो 11,000 की है, तुम्हारे पास 11,000 कहाँ से आए? सुनीति, इधर आ। फ्रेंड्स, देखो, मैंने जिस औरत के बारे में बताया था ना, एक ही साड़ी में पिछले 6 साल से घूम रही है ना, वो आ रही है, मजा आएगा। अरे तुम तो कह रही थी कि ये 6 सालों से एक ही साड़ी पहन रही है। इसकी साड़ी तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही है, तो क्या तुम भी साड़ी 6 साल से ही पहन रही हो? नहीं, ये तो मैंने आज के जगराते के लिए दोपहर को ही खरीदी थी। पर सुनीति, तुमने ये साड़ी कब और कहाँ से खरीदी? हाँ, तो मुझे भी बताओ ना। सुषमा तो नहीं बता रही, कहीं मैं इससे सुंदर ना लगूं। अरे तू इसे क्या पूछ रही है? इसकी साड़ी तो बिल्कुल तेरी साड़ी जैसी है। अरे ये तो कमाल है, अभी तो तुम्हारी साड़ी सुषमा से मैच कर रही थी, अब मुझसे? ऐसा कैसे? हाँ वही तो। अरे ये साड़ी है या आईना, जिसके सामने जाती है तुम्हारी साड़ी वैसे ही में बदल जाती है। हाँ, तुम पर माता की कृपा है, असली जगराते का आशीर्वाद तो तुम्हें ही मिला है। लीना और सुषमा उन औरतों की बात से पूरी तरह चिढ़ जाती हैं। सुषमा, हमने तो इसे मजा चखाने के लिए बुलाया था, इसने तो हमारा ही इंसल्ट कर दिया। कोई बात नहीं, इसे तो हम मजा चखा कर ही रहेंगे, मौके बहुत आएंगे। लीना सुषमा मौके की तलाश में ही रहती हैं कि ऐसे में उनके यहाँ मुख्यमंत्री का दौरा पड़ता है। मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी का जिम्मा लीना और सुषमा के पति पर आता है। दोनों के पति रात को बहुत परेशान होते हैं। क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती हो लीना, मुख्यमंत्री के स्वागत की जिम्मेदारी मुझे और सुषमा के हस्बैंड को सौंपी गई है। तो मुख्यमंत्री जी बहुत अंधविश्वासी हैं, अपने लिए 5 का फिगर लकी मानते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था उनके स्वागत के लिए 5 औरतें एक ही ड्रेस में चाहिए। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? हमारे ड्रेस मेकर ने 4 ही ड्रेस बनाई और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब कल मुख्यमंत्री जी 5वीं स्वागत करती लेडी को किसी और ड्रेस में देखेंगे तो भड़क जाएंगे। हे भगवान! अभी लास्ट ही एक दौरे पर उन्होंने ऐसी ही लापरवाही की वजह से एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया। लगता है कल मेरी इतनी बढ़िया नौकरी मेरे हाथ से जाएगी। रोइए मत आप, प्लीज आप मत रोइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? अभी रात के 12 बज रहे हैं। कल सवेरे 10 बजे तक सेम ड्रेस कहाँ से आएगा? और सेम में भी अगर मैचिंग में 1 इंच का भी फर्क आ गया तो मुख्यमंत्री जी की नजरों से बच नहीं सकता और उसके बाद हमारी नौकरी बच नहीं सकती। क्या करूं? अपने पति की नौकरी कैसे बचाऊं? आखिर इसी नौकरी के दम पर तो हम इतना ऐश कर रहे थे, और अगर वही चली गई तो? अब रोकर क्या फायदा लीना, जो होना था हो गया और अब जो होना है वो भी होगा। कल से हम सभी मिलकर कोई और काम करेंगे। दूसरे दिन मंत्री साहब के सामने 4 लेडीज एक सी ड्रेस पहने जाती हैं और 5वीं अभी जाना ही चाहती है। ये देख दोनों पति उदास होते हैं। इसे भेजकर क्या फायदा, फिर भी भेज दो, शायद किस्मत अच्छी होगी तो बच जाएंगे।
ओफो, ये नई मुसीबत क्या आ गई? भाग यहाँ से। अरे, अभी तो आपकी साड़ी फटी हुई थी, अब ये ड्रेस। इनको हमने बुलाया था आप दोनों की मदद के लिए। मदद? हाँ, इनकी फटी हुई साड़ी कोई मामूली साड़ी नहीं थी, वो जादुई साड़ी है। उसे पहनकर जिसके सामने आई कांटेक्ट करके खड़े हो जाओ, इनकी साड़ी उसी में बदल जाती है। आप दोनों की नौकरी बचाने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं था। हाँ, और सुनीति, सॉरी यार, हमारे इतना मजाक उड़ाने के बाद भी तुमने हमारे पति को बचा लिया। हाँ, जिस साड़ी की हम इतने सालों से बुराई कर रहे थे, आज उसी साड़ी ने हमारी जिंदगी बचा ली। सच कहा है किसी ने, कभी भी किसी इंसान तो क्या, चीज की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कब कौन सी चीज हमारे काम आ जाए। सुंदरपुर गांव, जहां हर घर की अपनी कहानी थी, वहां रमेश अपनी पत्नी सरिता, 8 साल के बेटे प्रकाश और बुजुर्ग माँ लक्ष्मी के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। सुनो जी, बारिश का मौसम आ गया है। हमारी छत तो जगह जगह से टूटी है। पिछले साल तो सारा सामान भीग गया था। प्रकाश को किताबें खराब हो गई थी और माँ जी को बुखार हो गया था। इस बार कुछ इंतजाम कर लो, वरना मुसीबत हो जाएगी। हाँ सरिता, मैं समझता हूँ। मैंने सोचा है कि कल मालिक रामलाल से बात करूँगा। अगर उन्होंने कुछ पैसे उधार दे दिए तो मैं छत की मरम्मत करवा लूँगा। बेटा, तू हमेशा मेहनत करता है, भगवान सब ठीक करेगा, बस हिम्मत मत हारना। माँ, तुम और प्रकाश चिंता मत करो, मैं कोई न कोई रास्ता निकाल लूँगा। लेकिन रामलाल तो बहुत सख्त है। पिछले साल जब तुमने उनसे पैसे मांगे थे तो उन्होंने कितना ताना मारा था। फिर भी कोशिश तो करनी ही होगी। रमेश एक मेहनती मजदूर था, लेकिन गरीबी ने उसे हमेशा जकड़ रखा था। रमेश के दिल में उम्मीद थी, लेकिन उसे रामलाल की सख्त मिजाजी का डर भी था। फिर भी वह अपने परिवार की खातिर अगले दिन मालिक के कारखाने की ओर निकल पड़ता है। कारखाने में हलचल मची है। बारिश की आहट के साथ मालिक रामलाल मजदूरों को माल गोदाम में रखने का आदेश दे रहे हैं। अरे जल्दी करो, बारिश होने वाली है। अगर माल भीग गया तो मेरा सारा कारोबार डूब जाएगा। ये कारखाना पहले ही घाटे में चल रहा है। मालिक, आपसे थोड़ी बात करनी थी। अब क्या चाहिए रमेश? काम छोड़कर बातें करने का समय नहीं है। मालिक, मेरे घर की छत टूटी है। बारिश में पानी अंदर घुस आता है। मेरे पास मरम्मत के लिए पैसे नहीं है। अगर आप कुछ उधार दे दे तो मैं अगले महीने की तनख्वाह से काट लूंगा। रमेश, तुम हर बार यही कहानी लेकर आते हो। मैंने सुना है तुम्हारा घर तो अब ढहने की कगार पर है, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे नहीं हैं। और सुनो, ये कारखाना घाटे में है। मैं इसे बंद करने जा रहा हूँ। अगले हफ्ते से तुम्हें काम पर नहीं आना। मालिक, ये क्या कह रहे हैं? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे पास तो कुछ नहीं है। रमेश, ये मेरी समस्या नहीं है। तुम जैसे मजदूरों की वजह से ही मेरा कारोबार डूब रहा है। जाओ कहीं और काम ढूंढो। मालिक, मैंने सालों तक आपके लिए मेहनत की, दिन रात काम किया। क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? मेहनत तो सभी करते हैं। अब जाओ, मुझे और काम देखना है। रमेश का दिल टूट जाता है। वह कारखाने से बाहर निकलता है और बारिश की बूंदें उसकी आंखों के आंसुओं के साथ मिल जाती हैं। वह सोचता है, अब मैं अपने परिवार को कैसे बचाऊंगा। अगले दिन सुंदरपुर में मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। रमेश के घर की टूटी छत से पानी टपकने लगता है। माँ, मेरे बिस्तर पर पानी टपक रहा है। मेरी किताबें फिर खराब हो जाएंगी। सुनो जी, देखो तो, ये छत तो अब गिर ही जाएगी। सारा सामान खराब हो रहा है, कुछ कीजिए। बेटा, ये पानी मेरे कमरे में भी आ रहा है। मेरी दवाइयाँ भी भीग गईं। अब क्या करेंगे? सरिता, माँ, घबराओ मत। मैं कल सुबह गांव में काम ढूंढने जाऊंगा। कोई न कोई रास्ता निकलेगा। पिताजी, क्या हमारा घर सचमुच गिर जाएगा? मैं डर रहा हूँ। बेटा, डरने की कोई बात नहीं। मैं हार नहीं मानूंगा। तुम बस पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन बिना पैसे के हम छत कैसे ठीक करेंगे?
और अगर बारिश ऐसे ही रही तो प्रकाश और माँ जी की तबीयत और बिगड़ सकती है। रमेश अपने परिवार को दिलासा देता है, लेकिन उसका मन डर और अनिश्चितता से भरा है। रमेश भारी बारिश में छाता लेकर गांव के बाजार में काम की तलाश में निकलता है। वह हर दुकान पर जाता है, लेकिन निराशा ही हाथ लगती है। रमेश भाई, ताजा सब्जियां ले लो, एकदम सस्ती। मोहन भाई, मुझे सब्जियां नहीं, काम चाहिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। क्या तुम्हारे पास कोई काम है? अरे रमेश, मैं तो खुद मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। ये बारिश ने सारी सब्जियां खराब कर दी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, माफ करना। कोई बात नहीं भाई, मैं कहीं और देखता हूँ। रमेश कई दुकानों पर जाता है, लेकिन हर जगह उसे मना कर दिया जाता है। थक कर वह एक चाय की दुकान पर रुकता है, जहां गांव के कुछ लोग बारिश और मौसम की बातें कर रहे हैं। चाय की दुकान पर रमेश की मुलाकात गांव के पुराने स्कूल शिक्षक गुरुजी से होती। अरे, इस बार भारी बारिश की भविष्यवाणी है, गांव में बाढ़ आ सकती है। अरे, अखबार वाले तो हर साल यही लिखते हैं। पिछले साल भी यही कहा था, और फिर क्या हुआ? मेरी दुकान डूब गई थी। रमेश, तुम यहाँ अकेले क्या सोच रहे हो? तुम्हारा चेहरा तो उदास लग रहा है। गुरुजी, मेरी दुनिया उजड़ गई। मालिक ने नौकरी छीन ली, छत टपक रही है, और अब प्रकाश को बुखार हो गया है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैंने हर जगह कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं मिला। रमेश, हिम्मत मत हारो। मुसीबतें इंसान की परीक्षा लेती है। मैंने सुना है कि गांव में एक सामुदायिक पहल शुरू हुई है। काव्या नाम की एक समाज सेवी पुरानी हवेली को स्कूल और सामुदायिक केंद्र बनाने का काम कर रही है। तुम वहां जाओ, शायद कुछ काम मिल जाए। गुरुजी, क्या सचमुच मुझे वहां काम मिल सकता है? कोशिश करके देखो रमेश, तुम मेहनती हो और काव्या अच्छे लोगों की कद्र करती है। गुरुजी की बात से रमेश के मन में एक नई उम्मीद जागती। वह अगले दिन हवेली की ओर निकल पड़ता है। पुरानी हवेली में गांव के कुछ लोग काम कर रहे हैं। काव्या एक युवा और उत्साही समाजसेवी काम की देखरेख कर रही है। ध्यान से काम करो भाइयों, ये हवेली गांव के बच्चों का भविष्य बनेगी। हमें इसे मजबूत और सुंदर बनाना है। नमस्ते काव्या जी, मेरा नाम रमेश है। गुरुजी ने मुझे आपके पास भेजा है। मुझे काम की सख्त जरूरत है। रमेश जी, गुरुजी ने आपके बारे में बताया था। आप मेहनती है, ये मैंने सुना है। हम यहाँ हवेली को स्कूल और सामुदायिक केंद्र बना रहे हैं। क्या आप मजदूरी कर सकते हैं? जी, मैं पूरी मेहनत करूँगा, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत खराब है। मेरा बेटा बीमार है और छत टपक रही है। मेरे पास पैसे नहीं है। रमेश जी, आपकी परेशानी मैं समझती हूँ। आप काम शुरू कीजिए। मैं गांव के कुछ लोगों से बात करके आपके लिए मदद जुटाने की कोशिश करूँगी। काव्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके भरोसे को नहीं तोड़ूंगा। रमेश हवेली में काम शुरू करता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी काव्या को प्रभावित करती है। वह दिन रात हवेली की मरम्मत में जुट जाता है। कुछ दिन बाद रमेश के घर एक नई मुसीबत आती है। प्रकाश का बुखार बढ़ जाता है और उसकी हालत गंभीर हो जाती है। सुनो जी, प्रकाश की हालत बहुत खराब है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। वैद्य जी ने कहा है कि ये साधारण बुखार नहीं है। सरिता, मेरे पास हवेली की मजदूरी के कुछ ही पैसे हैं। ये अस्पताल के लिए काफी नहीं होंगे। मैं क्या करूं? बेटा, हिम्मत मत हारो। तुम गांव के सरपंच से बात करो, शायद वे कुछ मदद करें। माँ, सरपंच ने पिछले साल भी मदद नहीं की थी। फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप अपने दोस्त गोपाल के पास भी जाओ। वह तुम्हारा बचपन का दोस्त है, शायद वह मदद कर दे। रमेश पहले सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच अपनी मजबूरी बताकर मना कर देता है। निराश रमेश गोपाल के पास जाता है। रमेश और सरिता बारिश में गोपाल के घर पहुंचते हैं। गोपाल भाई, दरवाजा खोलो। अरे रमेश, सरिता, इतनी बारिश में यहाँ
क्या बात है? गोपाल, मेरा बेटा प्रकाश बहुत बीमार है। उसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तू मेरा बचपन का दोस्त है, कृपया कुछ मदद कर दे। रमेश, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मेरे अपने खर्चे हैं। बच्चों की स्कूल फीस, घर का कर्ज। मैं अभी मदद नहीं कर सकता। गोपाल भाई, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। तुम रमेश को सालों से जानते हो, क्या उसकी मदद नहीं कर सकते? भाभी, भावुक मत हो। मैं चाहता तो हूँ, लेकिन मेरे पास सचमुच कुछ नहीं है। कोई और रास्ता देखो। रमेश और सरिता टूटे दिल के साथ घर लौटते हैं। गोपाल की पत्नी अनिता को उसका रवैया गलत लगता है। तुमने रमेश को क्यों मना किया? वह तुम्हारा दोस्त है। उसने तुम्हारी कई बार मदद की थी। अनिता, दोस्ती तभी तक है जब तक फायदा हो। रमेश की नौकरी चली गई है, वह मेरा पैसा कैसे लौटाएगा? ये गलत है। अगर रमेश के बेटे को कुछ हो गया तो तुम्हें जिंदगी भर पछतावा होगा। अनिता चुप हो जाती है, लेकिन उसे गोपाल का रवैया गलत लगता है। अगले दिन रमेश बारिश में हवेली से लौट रहा होता है, तभी बिजली की गड़गड़ाहट के बीच वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। एक रहस्यमयी व्यापारी उसे देखता है। अरे, ये तो बेहोश पड़ा है, इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। व्यापारी रमेश को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। मैं यहाँ कैसे? आप कौन हैं? मैं एक साधारण व्यापारी हूँ रमेश। तुम रास्ते पर बेहोश पड़े थे। अब बताओ, क्या परेशानी है? मेरे बेटे प्रकाश को तेज बुखार है। मेरी छत टपक रही है। मैंने हर जगह मदद मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। रमेश, तुम अकेले नहीं हो। ये पैसे लो, अपने बेटे का इलाज करवाओ, छत ठीक करवाओ और बचे हुए पैसों से कोई छोटा मोटा काम शुरू कर देना। जब हालात ठीक हो, मुझे लौटा देना। बड़े भैया, आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रमेश जल्दी से घर जाता है और प्रकाश को अस्पताल ले जाता है। कुछ दिनों में प्रकाश ठीक होने लगता है। रमेश हवेली पर काव्या को अपनी स्थिति बताता है। काव्या जी, एक दयालु व्यापारी ने मेरी मदद की और प्रकाश अब ठीक हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे परिवार को फिर कभी ऐसी मुसीबत न झेलनी पड़े। रमेश जी, आपकी मेहनत और ईमानदारी गांव के लिए मिसाल है। मैं गांव के कुछ लोगों से बात करती हूँ। हम मिलकर आपके लिए और मदद जुटाएंगे। है काव्या गांव के धनी लोगों और सामुदायिक पहल के सदस्यों से बात करती है। सभी मिलकर रमेश की छत ठीक करने और उसे हवेली में स्थायी काम देने का फैसला करते हैं। व्यापारी और काव्या की मदद से रमेश की छत ठीक हो जाती है। रमेश और सरिता एक नया व्यवसाय शुरू करने का फैसला करते हैं। जी, क्यों ना हम फल और सब्जी की दुकान खोलें? मैं खेत में सब्जियां उगाऊंगी और आप उन्हें बाजार में बेच सकते हैं। ये बहुत अच्छा विचार है सरिता, और हम हवेली के बच्चों के लिए मुफ्त सब्जियां और फल भी देंगे। बेटा, तुम दोनों ने मुझे गर्व महसूस करवाया। ये काम तुम्हें और गांव को समृद्ध करेगा। रमेश और सरिता फल और सब्जी का व्यापार शुरू करते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और उनका व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एक दिन गोपाल रमेश के घर आता है। रमेश, मैंने तुम्हारी मुसीबत में साथ नहीं दिया। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन तुमने गांव के लिए इतना कुछ किया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। कृपया मुझे माफ कर दो। गोपाल, दोस्ती में माफी की जरूरत नहीं। बस वादा करो कि तुम भी किसी जरूरतमंद की मदद करोगे। रमेश, मैं हवेली में तुम्हारे साथ काम करूंगा। मैं बच्चों की मदद करूंगा और अपनी गलती सुधारूंगा। गोपाल हवेली में स्वयंसेवक बन जाता है और रमेश के साथ मिलकर गांव के लिए काम करता है। रमेश व्यापारी को पैसे लौटाने उसके घर जाता है, लेकिन वहाँ उसे अजीब अनुभव होता है। भाई, यहाँ एक दयालु व्यापारी रहता था। मुझे उनसे मिलना है। यहाँ 30 साल से मैं रहता हूँ। कोई व्यापारी यहाँ नहीं था। लेकिन मैं यहाँ आया था। उन्होंने मेरी मदद की थी। तुम गलत जगह आए हो। जाओ, मुझे काम करने दो। रमेश हैरान होकर घर लौटता है और सरिता को सारी बात बताता है। जी,
मुझे लगता है कि वो व्यापारी कोई साधारण इंसान नहीं था। शायद भगवान ने हमारी मदद की। हाँ सरिता, तुम ठीक कहती हो। उनकी मदद ने हमें नई जिंदगी दी। रमेश और सरिता का व्यापार फलता फूलता है। हवेली अब एक सुंदर स्कूल और सामुदायिक केंद्र बन चुकी है, जहां बच्चे पढ़ते हैं और गांव वाले उत्सव मनाते हैं। रमेश और सरिता बच्चों के लिए मुफ्त किताबें और खाना बांटते हैं। हमने जो कुछ पाया वो मेहनत, अच्छाई और दयालु लोगों की मदद से पाया। अब हमारा फर्ज है कि हम भी दूसरों की मदद करें। पिताजी, मैं बड़ा होकर आपके जैसे बनूंगा। मैं भी गांव की मदद करूंगा। बेटा, तुमने मुझे गर्व महसूस करवाया। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। रमेश कंचनपुर नामक राज्य में राजा बलवंत सिंह नाम के एक राजा रहते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम वीर प्रताप सिंह था। राजकुमार वीर प्रताप सिंह अपनी बुद्धिमानी के साथ साथ बहुत दयावान भी थे। वह हमेशा से ही अपने राज्य के लोगों के प्रति हमदर्दी रखते थे, परंतु उनके पिता को उनका ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। पिताजी, मैं राज्य के लोगों से मिलना चाहता हूँ। किस लिए पुत्र? पिताजी, मैं स्वयं उनकी समस्याओं को सुनकर उनकी सहायता करना चाहता हूँ। अच्छा पुत्र, तुम्हें उन लोगों के प्रति ज्यादा दयावान बनने की जरूरत नहीं है। पर पिताजी, आप तो मुझे इस महल से बिना सैनिकों के कहीं जाने नहीं देते। मैं खुद एक बार राज्य का दौरा करना चाहता हूँ। मैंने कह दिया ना कि आप अकेले नहीं जाएंगे। बस बात खत्म। राजा ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी राजकुमार अपने मन में सोचते हैं, आज मैं किसी भी कीमत पर महल से अकेला बाहर जाकर ही रहूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं यहाँ के लोग किस तरह अपनी जीवन बिता रहे हैं। राजकुमार यह सोचकर खुद भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दामोदर नाम का एक गरीब नाविक अपनी एक लौती बेटी के साथ उसी राज्य में एक किराए के घर में रहता था। वह नदी में नाव चलाकर अपना गुजारा करता था। बेटी नंदिनी, मैं काम पर जा रहा हूँ। और सुनो, अगर मकान मालिक आए तो उनसे कहना मैं आज उन्हें उनका किराया दे दूंगा। हाँ ठीक है पिताजी, पर आप पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? बेटी, कहीं ना कहीं से तो इंतजाम हो ही जाएगा। दामोदर ये कहकर नदी किनारे जाता है और अपनी नाव को चलाते हुए सोचता है, मैंने नन्ही से तो कह दिया, मगर मैं अब पैसों का इंतजाम वाकई कहाँ से करूँगा? अभी दामोदर यह सोच ही रहा था कि तभी नदी में अचानक एक तूफान आ जाता है। भारी तूफान से दामोदर की नाव पलट जाती है और वह डूबकर मर जाता है। रात होने को आई है, मगर पिताजी अभी तक घर वापस नहीं आए। पता नहीं वह कहाँ रह गए। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही उन्हें ढूंढने जाती हूँ। पिताजी, पिताजी, कहाँ हैं आप? नंदिनी अपने पिता को आवाज लगाती है। तभी वह नदी में पलटी हुई नाव को देखती है और रोने लगती है। पिताजी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अब मैं इतने बड़े संसार में आपके बिना कैसे रहूंगी? बेटी होने को कोई नहीं टाल सकता, यही भाग्य का लिखा था बेटी।
अगले दिन दामोदर के अंतिम संस्कार के बाद उसका मकान मालिक आकर कहता है, देखो लड़की, दामोदर तो मर गया, अब तुम मुझे मेरे किराए के पैसे दो। जमींदार साहब, मेरे पास जो पैसे थे वो मैंने पिताजी के अंतिम संस्कार में लगा दिए। अब मैं आपको पैसे कहाँ से दूं? मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो निकलो मेरे घर से, चलो जाओ यहाँ से। पर मैं कहाँ जाऊंगी? हैं? कहीं भी जाओ, मेरी भला से। मुझ पर रहम कीजिए, मैं इस पूरे संसार में बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, तुम बस निकलो मेरे घर से। मकान मालिक नंदिनी को अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है। ना मेरे पास पैसे हैं और ना ही रहने की कोई जगह, अब मैं कहाँ जाऊंगी? नंदिनी यह सोचते हुए गांव-गांव में मदद के लिए भटकती है, मगर उसकी मदद कोई नहीं करता। नंदिनी एक घर का दरवाजा खटखटाते हुए, माँ जी, मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। कौन हो तुम और कैसी मदद? औरत के पूछने पर नंदिनी उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वह कहती है, चल जा यहाँ से, हमने यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोल रखा है जो तेरी मदद करें। औरत ये कहकर नंदिनी को धक्का देती है। हे भगवान, मेरी मदद कीजिए। नंदिनी रोते हुए राज्य के सबसे गंदे इलाके में पहुंच जाती है और सोचती है, यह कैसी जगह है? यह इतनी सारी औरतें इस तरह से क्यों हैं यहाँ? नंदिनी उन औरतों को देखकर अपने मन में यह सोच ही रही थी कि तभी एक औरत उसके पास आती है। तुम कौन हो? मैंने तुम्हें यहाँ पहले तो कभी नहीं देखा। नंदिनी उसे सब बताती है। हमारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, लेकिन ये दुनिया ऐसी ही निर्दयी है। नंदिनी रेखा की बात सुनते हुए, तुम कौन हो और यहाँ ये औरतें इस तरह से क्या कर रही हैं? मैं एक वेश्या हूँ और यह हमारा इलाका है। यहाँ पर सिर्फ हमारे जैसी वेश्याएं ही रहती हैं। अरे, ये मैं कहाँ आ गई हूँ? नंदिनी, मैं भी तुम्हारी तरह ही थी, लेकिन मेरी गरीबी ने मुझे वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया और अब तुम्हें भी यही रहना होगा, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रेखा की बात सुनकर नंदिनी भी ना चाहते हुए एक वेश्या बन जाती है। अगर मैं इस वस्त्र में गया तो लोग मुझे पहचान जाएंगे। ऐसा करता हूँ, साधारण वस्त्र पहनकर राज्य के गरीबों से मिलने जाता हूँ। राजकुमार साधारण वस्त्र पहनकर महल से बाहर निकल जाते हैं। रेखा, मैं नदी किनारे कपड़े धोने जा रही हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना। नंदिनी यह कहकर नदी के किनारे आ जाती है, जहाँ वह देखती है। अरे, तुम्हें क्या हुआ है? मैं अपने बच्चों के साथ इस नदी में खेल रही थी, तभी कुछ निर्दयी लोगों ने मेरे बच्चों की जान ले ली और मुझे घायल करके भाग गए। ओह, सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलती हूँ। नंदिनी उस हंसनी को अपने साथ अपने कोठे पर ले जाती है और उसका ख्याल रखती है। नंदिनी, क्या तुम वेश्या हो? हाँ, मैं एक गरीब वेश्या हूँ। नंदिनी, मगर तुम वेश्या क्यों बनी? नंदिनी हंसनी के पूछने पर उसे दुखी मन से सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर हंसनी कहती है, तुम जैसी भी हो मेरे लिए बहुत अच्छी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तरह दिन बीतते हैं। नंदिनी दिन प्रतिदिन अपनी गरीबी के चलते वेश्याओं के साथ मिलकर यही काम करती है। राज्य के लोग कितनी दिक्कतों से रह रहे हैं, पिताजी को इन लोगों का ख्याल रखना चाहिए। राजकुमार ये सोचते हुए एक गरीब इलाके में पहुंच जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि वहां की गलियों में गंदगी और दरिद्रता का माहौल है। चलते चलते राजकुमार की नजर नंदिनी पर पड़ती है, जो एक कोने में बैठी थी।
सुनिए, आप कौन हैं और रात के इस समय आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं एक वेश्या हूँ और अपना पेट पालने के लिए अपने काम पर निकली हूँ। राजकुमार को नंदिनी की बात सुनकर थोड़ी हैरानी होती है और फिर वह कहते हैं, अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि इस दुनिया में इतने सारे कामों को छोड़कर आपने इस काम को क्यों अपनाया? जब एक अकेली स्त्री को समाज के लोग जीने नहीं देते, तब वह मजबूरी में हमारी जैसी वेश्या बन जाती है। हाँ? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब यह कि मैं एक वेश्या हूँ और यह जीवन मैंने हालात को देखते हुए चुना है, मगर अफसोस समाज हमें इंसान नहीं बल्कि एक वस्तु की तरह देखता है। अरे, कैसे हालात थे आपके जो आपको ये करना पड़ रहा है? राजकुमार के पूछने पर नंदिनी उन्हें सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर राजकुमार को बहुत दुख होता है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरे राज्य में ऐसे बहुत से लोग हैं जो गरीबी और मजबूरी का शिकार हैं, इसलिए अब मुझे ही इनकी मदद करनी होगी। नंदिनी, मैं इस राज्य के राजा का पुत्र राजकुमार वीर प्रताप सिंह हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ मेरे महल चलेंगी? राजकुमार, आप मुझे इस गंदगी से तो बाहर निकाल लेंगे, लेकिन क्या समाज मुझे सम्मान देगा? हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको आपका सम्मान दिलवा कर ही रहूंगा। हाँ। इतना कहकर राजकुमार नंदिनी को महल ले आते हैं, जहाँ बागीचे में बैठे राजा राजकुमार से कहते हैं, पुत्र, तुम इस वैश्या को हमारे महल में क्यों लेकर आए हो? पिताजी, आप उन्हें उनके नाम से बुलाइए। अब ये कोई वैश्या नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता राजकुमार। आप जहाँ से इस वैश्या को लेकर आए हैं, इसे तुरंत वही छोड़कर आइए। नहीं पिताजी, अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता पिताजी। राजकुमार यह कहकर नंदिनी को महल के अंदर ले जाते हैं। दूसरे दिन महल में कुछ लोग आते हैं। हाँ, कहिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आप सबकी? महाराज, हम एक ऐसे राजा से कोई सेवा नहीं लेना चाहते जो हमारे समाज की परंपराओं का अपमान करे। अपमान? हाँ जी महाराज, भला बिना संबंध के महल में एक वैश्या को लाना बहुत ही शर्मनाक है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? वैश्या से पहले वो एक स्त्री है, स्त्री, और मैं एक स्त्री के लिए इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ। देखिए राजकुमार, आपकी इस हरकत से समाज में गलत असर पड़ेगा। हाँ। अच्छा महाशय, अगर कल को आपकी किसी हादसे में मृत्यु हो जाती है और आपकी पुत्री को भी इसी तरह ये समाज वैश्या बना दे, तो क्या आपको ये मंजूर होगा? नहीं ना। इसलिए हमें हर इंसान को एक मौका जरूर देना चाहिए खुद को साबित करने के लिए। राजकुमार की बात सुनकर हरिया और गांव वाले चुप हो जाते हैं। तभी नंदिनी आकर कहती है, राजकुमार, मैं जानती थी यह समाज मुझे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। नहीं नंदिनी, तुमने जो जीवन जिया है वो तुम्हारी मजबूरी थी। राजकुमार अभी नंदिनी से बात ही कर रहे थे कि तभी एक आदमी कहता है, राजकुमार, फिर भी ये गलत है। अरे महाशय, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर आप लोग मेरी नजर से देखें तो किसी को एक सम्मानजनक जीवन देना उसके जीवन की एक नई शुरुआत कर सकती है। वही राजकुमार, फिर भी इस वैश्या को हम यहाँ हमारे बीच नहीं रहने देंगे। हाँ। अच्छा तो ठीक है, तो मैं आज अभी इसी समय नंदिनी से विवाह करूंगा। राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? जी पिताजी, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मैं समझ गया हूँ, ये लोग नंदिनी को चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए मैं ये विवाह तो करके ही रहूंगा। हाँ।
फिर राजा और समाज के लोगों के लाखों विरोध के बावजूद राजकुमार पूरे सम्मान के साथ नंदिनी से विवाह कर लेते हैं। राजकुमार, आप बहुत अच्छे हैं। काश हर इंसान आपके जैसा होता तो संसार में कोई भी इस गलत काम को नहीं करता। अभी तो बस शुरुआत है नंदिनी, आगे आगे देखती जाओ मैं क्या क्या करता हूँ। राजकुमार अपने राज्य में एक आश्रय स्थल खोलते हैं जहाँ पर मजबूर और गरीब महिलाएं आकर शिक्षा प्राप्त कर सके और अपने जीवन को सुधार सके। राजकुमार के ऐसे अच्छे कार्यों को देखकर नंदिनी बहुत खुश होती है और राजकुमार से कहती है, राजकुमार, आपका साथ मेरे लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं है। नहीं नंदिनी, बल्कि मुझे लगता है कि आप मेरे जीवन की सुनहरी किरण हैं। अगर आप मुझे नहीं मिली होती तो शायद मैं कभी राज्य में बदलाव नहीं ला पाता। राजकुमार, आपने मुझे इस काबिल बनाया है कि अब मैं दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ और मैं इसके लिए तैयार हूँ। राजकुमार की मदद से नंदिनी समाज में बदलाव लाने की धीरे धीरे कोशिश करती है। अभी एक दिन राजकुमार, मेरी मदद कीजिए राजकुमार। अरे हरिया, क्या हुआ हरिया? राजकुमार, मैं कुछ दिन पहले दूसरे गांव गया था। वहाँ कुछ डाकुओं ने हमसे हमारा सब कुछ छीनकर मुझे और मेरी पत्नी को खूब मारा, जिससे मेरी पत्नी की तुरंत मृत्यु हो गई और मैं उसी गांव में कुछ दिन बेहोश हो गया था। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ हरिया। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? राजकुमार, आज मुझे जैसे ही होश आया तो मैं अपने घर गया, लेकिन वहाँ मेरी बेटी मुझे नहीं मिली। लोगों का कहना है कि वो एक वेश्या बन गई है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं राजकुमार? आप परेशान मत हो काका, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अभी वो सभी आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी वहाँ हरिया की बेटी सुनैना अचानक आती है और हरिया को बिना देखे नंदिनी से कहती है, कुमारी नंदिनी, जो काम आपने मुझे दिया था वो सारा काम मैंने कर दिया है और जिन औरतों के पास रहने की जगह नहीं थी उन्हें मैंने आश्रय में ठहरा दिया है। सुनैना नंदिनी को अपने किए हुए काम की सारी जानकारी दे रही थी। तभी हरिया उसे देखकर कहता है, सुनैना, तुम यहाँ हो? पुत्री, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तुम कहाँ चली गई थी बेटी? पिताजी, आप कहाँ थे? मैंने आपको कितना ढूंढा। सुनैना के पूछने पर हरिया उसे सब कुछ बताता है और फिर कहता है, सुनैना, तुम घर में क्यों नहीं थी? कहाँ चली गई थी बेटी? पिताजी, जब आप लोग नहीं मिले तो गांव के लोगों ने मुझे बेसहारा देखकर गांव से बाहर निकाल दिया था और फिर मैं बेबस होकर एक वेश्या बनने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन सुनैना ये कहकर चुप हो जाती है। तभी हरिया कहता है, लेकिन क्या सुनैना? जब लोगों ने मुझे उस गंदे इलाके में जाने पर मजबूर किया तब मुझे राजकुमारी नंदिनी ने सहारा दिया। इन्होंने ही मुझे अपने पास रखा और एक सम्मान का जीवन दिया। तब से मैं इन्हीं के पास रहती हूँ। सुनैना की बात सुनकर उसका पिता हरिया रोते हुए नंदिनी से कहता है, बेटी नंदिनी, मुझे माफ कर दो। आज मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा है बेटी, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं काका। राजकुमार ने उस दिन सही कहा था, अगर हमारी बेटियों के साथ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा। आज मुझे उस दर्द का एहसास हुआ, इसलिए आज मैं अपने कहे हर शब्द पर शर्मिंदा हूँ बेटी। हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर देना। हरिया ये कहकर अपनी बेटी सुनैना के साथ वहाँ से चला जाता है। राजकुमार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हूँ। नहीं नंदिनी, मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की
क्योंकि मैं तुम्हारे जरिए इस समाज की सोच बदलना चाहता था, और इसलिए धन्यवाद की हर बार हकदार तुम ही होगी। तुम्हारा एक बार फिर से धन्यवाद कि तुम मेरे जीवन में सूरज की किरण बनकर आई। इतने में राजा वहाँ आ जाते हैं और मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहते हैं, हाँ, आज मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। तुम दोनों ने वाकई में साबित कर दिया कि अगर किसी चीज को बदलना चाहो तो वह जरूर बदलेगी। तुम दोनों ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो भी किया है वो सच में काबिले तारीफ है। वाह।